अच्छा देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि जो लास्ट हमने छोड़ा था सेशन अपना, वहाँ पे काफ़ी सारी हमने डिटेल्स बताई थी ईद से पहले। तो अब आज जो हमारा शेड्यूल था वो था कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोग उसको क्लियर कट अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। इसके अलावा क्योंकि देखिए जो मेरा बेसिकली कोशिश होती है कि जो बेसिक डेफिनेशंस है ना चीज़ों की, वो हमें पहले पता चल जाए, ताकि हम उसके बाद जब उसके बारे में फ़र्दर पढ़ें तो उसके बारे में हमें समझ में आसानी से आए। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि इंटरनेट के आने के बाद से वो टर्मिनोलॉजीज ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, और इसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है जब तक क्लियर कट उसको डिफ़ाइन ना किया जाए। तो इसमें देखिए, जैसे कॉपी राइटिंग एक चीज़ होती है, तो क्या होती है कॉपी राइटिंग, हम ये आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा उसमें एक दूसरी चीज़ भी होती है, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि बाज़ औक़ात ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ एक दूसरे के यानी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन असल में ये दोनों की में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि आजकल के ब्लॉग ब्लॉग क्या होता है, वो जो लोग कर रहे होते हैं वो कहते हैं ब्लॉगर हैं ये। तो ये ब्लॉगर कौन लोग होते हैं, ब्लॉग क्या होता है, बेसिकली ये भी एक ऐसी टर्म है जिसकी मीनिंग बहुत सारे लोगों को इतनी क्लियर कट अंदाज़ा नहीं है। तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज के फंडामेंटल्स ऑफ कॉपी राइटिंग क्या होते हैं, कि बेसिकली वो बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं जिनके ऊपर कॉपी राइटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि सेलिंग जो है ना, सेलिंग बेसिकली जो कॉपी राइटिंग होती है वो ऐसी राइटिंग होती है जिसके ज़रिए आप कुछ ना कुछ सेल करना चाह रहे होते हैं, अपनी कोई आइडिया सेल करना चाह रहे होते हैं, को प्रोडक्ट सेल्स करना चाह रहे होते हैं, या कोई सर्विस सेल करना चाह रहे होते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग का भी आपको जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि किन बुनियादों पे सेल्स होती है। इसके अलावा जैसे कि हर ज़माने में दुनिया में होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक टाइप ऑफ वर्क के अंदर अपना एक कमाल हासिल कर लेते हैं। तो कुछ ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने कॉपी राइटिंग को एक प्रोफेशन बनाया। तो वो कौन कौन लोग हैं, इनके नाम मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहेंगे। तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इसमें सीखना चाहते हैं, तो वो उनके नाम से जाके सर्च करके उनकी बुक्स वगैरह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि इस चीज़ में उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो उसमें एक्सेल कर सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है कि उसमें कॉपी राइटिंग क्या होती है। देखिए, कॉपी राइटिंग क्या होता है कि ये एक प्रोफेशन भी है, और या फिर लोग इसको शौकिया भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। ये बेसिकली होता है कि ऐसा टेक्स्ट या ऐसी इबारत लिखी जाए जिसका पर्पज़ ये हो कि आप एडवर्टाइज़ करें, ठीक है ना। ताकि वो जो प्रोडक्ट या वो जो सर्विस जैसे मैंने बताया वो जो है वो उसको सेल किया जा सके। जो विकीपीडिया में इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा एक्ट है या ऑक्यूपेशन है कि जिसमें राइटिंग कोई ऐसा टेक्स्ट या इबारत लिखी जाए जिसका मकसद बेचना हो, एडवर्टाइज़ करना हो, और उसका एडवर्टाइज़ करके उस चीज़ को बेचना हो, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि उस एक और डेफिनेशन, तो यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल से क्लियर है। अब कॉपी राइटिंग क्या होता है कि एक एडवर्टाइजिंग के लिए जो कुछ जो जिसमें कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ हो, उसको जो है वो क्या कहलाता है, वो भी कॉपी राइटिंग के ज़ुमरे में आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि कॉपी राइटिंग सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। कॉपी राइटिंग में जैसे आजकल इंटरनेट पे होता है कि फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज आ रहे हैं, फ्लायर्स आ रहे हैं, या अगर कोई वीडियो भी आ रही है तो वीडियो का जो कंटेंट है वो इस पर्पज़ से अगर डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें आपको एडवर्टाइज़ करना है या कोई चीज़ सेल करनी है, तो उसके लिए जो लोग लिखेंगे कंटेंट उसको कॉपी राइटिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो असल में ऐसा ही है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपकी रेंज क्या है। हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, फिर उसके बाद वो हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं जिस तरह से वो है। तो बेसिकली जब कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमें पता होता है कि ये बंदा सेल्समैनशिप कर रहा है हमारे साथ, लेकिन हम बाद में वो चीज़ ख़रीद भी लेते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार इस आदमी ने हमारे साथ बड़ी अच्छी सेल्समैनशिप की। तो कॉपी राइटिंग बुनियादी तौर पे अगर उसको सिंपली मैं अपने लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करूँ तो मैं उसको कहूँगा कि इट इज़ अ सेल्समैनशिप इन राइटिंग। लिख के अगर आप सेल्समैनशिप करना चाह रहे हैं इस तरह से कि वो
आप उसको एडवर्टाइज़ करके चीज़ों को बेच सकते हैं और बेहतर तौर पर बेच सकते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर अ गुड कॉपी राइटर। तो कॉपी राइटिंग की 3 डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि इट इज़ बेसिकली आसान तरीके में समझने के लिए कि अगर सेल्समैनशिप को राइटिंग में इस्तेमाल किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑफ टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ कंटेंट राइटिंग। अब ये जो मैंने बताया ना, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये बड़ी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, लोग उसको यूज़ करते रहते हैं। लेकिन कंटेंट राइटिंग का बुनियादी मकसद क्या होता है कि ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो किसी भी चीज़ में डिस्क्रिप्शन बताने की, तफसील बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पर्पज़ जो है ना एडवर्टाइजिंग नहीं होता। इसका पर्पज़ ये होता है कि मसलन अगर मेरी कंपनी है तो अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में तफसील बताना चाहूँ, या मेरी जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके बारे में बताना चाहूँ, या कोई और मैं चैरिटी का चला रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूँ, तो उसके लिए जो बात लिखी जाएगी वो कंटेंट कहलाएगा। उस कंटेंट में बुनियादी तौर पर एक तफसील होगी, इसके एजुकेशनल पर्पज़ होगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए इसको कंटेंट राइटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे आजकल बहुत सारे आपको पता है कि प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ख़ास तौर पे ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर जो लिखाई जाती है तो उसमें भी जो लोग खुद काबिलियत रखते हैं वो खुद ही लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग लिखवाते हैं अपने, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह हैं तो वो अपना टेक्स्ट किसी से लिखवाते हैं, तो वो भी कंटेंट राइटिंग में शुमार की जाती है, क्योंकि उन्होंने असल में लोगों को एजुकेट करना होता है, किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, लेकिन एक अच्छे और आसान तरीके से। और एक यहाँ पे मैंने लिखा है रेडिट, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो रेडिट जो है बेसिकली ये भी एक ट्विटर की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर लोग अपना सोशल मीडिया के की तरह की चीज़ है उसके अपना कंटेंट डालते हैं लोग। ठीक है ना। तो कंटेंट राइटिंग की एक और डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा ये असल में ये भी बात है कि बुनियादी तौर पे इसका पर्पस जो है मार्केटिंग तो नहीं होता, लेकिन एक ऐसा साइंटिफिक टूल होता है जो स्ट्रक्चर जनरेट करता है उस चीज़ के लिए, सेल्स या मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे मिसाल तौर पे मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर आपकी एक प्रोडक्ट आने वाली है तो उससे रिलेटेड जो मालूमात है ना पहले फ्लोट की जाती है मार्केट में, कि भाई इसको लेने से ये आसानी हो सकती है, इस चीज़ को इस्तेमाल करने से आपका वक्त बच सकता है, फलाना ढिमाका। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पर पहले से फ्लोट की जाती है, तफसील से लिखी जाती है, लेकिन वो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है बाद में जाके उसका उसको सेल करना मकसद भी होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंटेंट वाले में उसकी अवेयरनेस जनरेट करना ज़्यादा होता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे ख़ास तौर पर जब से कि ये डिजिटल, क्योंकि अब सारी चीज़ें ज़्यादा लोग डिजिटल जो इंटरनेट में ही लोग सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर से लोग ख़रीद के हार्ड कॉपी पढ़ते थे, अब वो रुझान कम से कम होता चला जा रहा है। लोगों ने अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो वो भी नेट पे ही जाके पढ़ते हैं। तो अब ये जो कंटेंट राइटिंग में जो डिफरेंट चीज़ें आ जाती है उसमें एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं ब्लॉग। ठीक है ना। ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग। या फिर ये होता है कि दूसरी चीज़ है कि भाई स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट लिखना है किसी चीज़ का, उसमें वही बात मैंने बताया कि स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि कोई तफसील लिख रही है उसमें किस तरह से करना है, क्या वीडियो का स्क्रिप्ट फॉर वीडियो, जो वीडियो अगर आप बना रहे हैं किसी एजुकेशनल वीडियो, तो उसके अंदर जो सारा तफसील है, स्क्रिप्ट है, वो अगर आप लिख रहे हैं तो बेसिकली वो कंटेंट राइटिंग में शुमार होगी। इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग में एक टूल इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, वो ईमेल्स भी है, कि ईमेल्स भी बहुत ज़रूरी होती है, कि ईमेल के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, उन लोगों से ख़ास तौर पे जिन्होंने आपको पहले किसी न किसी अंदाज में रब्ता किया होता है आपके साथ। तो उस तो एक ईमेल का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसमें क्या क्या मालूमात आपको फ़राहम करनी चाहिए अपने ऑडियंस को, ये सब चीज़ें भी जो है वो कंटेंट राइटिंग के पार्ट में आती है। ठीक है ना। तो और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे पोस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो ये सारी पोस्टों के लिए लिखना, उसके बारे में बात करना, वो सारा क्या कहलाता है, कंटेंट राइटिंग के ज़ुमरे में आता है। इसमें एक लफ्ज़ आया ब्लॉग, तो मैं ब्लॉग के बारे में आपको बताऊँ। ब्लॉग को अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो फुल फॉर्म इसकी वेब ब्लॉग या वेब ब्लॉग, दो वी ब्लॉग या वेब ब्लॉग, दोनों चीज़ें इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है, उसका एक ऐसा चीज़ होती है कि जैसे आप कोई भी आदमी एजुकेशन की पर्पज़ से, इंटरटेनमेंट के लिए, या ट्रैवल टूरिज़म के लिए, या कोई पॉलिटिकल उसके लिए अगर लिखता है और कंटिन्यूसली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको डालता रहता है अपनी राय को,
लोगों की आरा को, इस तरह की चीज़ों को, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहलाती है ब्लॉग, इसको कहते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉगर वो लोग होते हैं जो मुसलसल, जैसे पहले ज़मानों में लोग लिखते थे, मैगज़ीन्स में लिखते थे तो उनको राइटर कहते थे, वो आर्टिकल लिखते थे, या अखबारों में जो लिखते थे वो कॉलम्स, वो कॉलम निगार उनको कहते थे हम। तो इसी तरह से अब जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो चीज़ ब्लॉग है, और जो लोग उसको कर रहे होते हैं वो ब्लॉगर्स कराते हैं। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके मुतालिक वो अपडेट करते रहते हैं, उनको ब्लॉग कहते हैं, वो ब्लॉग कहते हैं जिस जो अपडेट वो डालते हैं, और जो लोग वो करते हैं उसको ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से वेबसाइट पेजेस के ऊपर लोग मोस्टली जो चीज़ें डालते रहते हैं अपनी जो भी है, अगर कोई फैशन के बारे में लिख रहा है तो कंटिन्यूस फैशन के बारे में अपनी पोस्ट डालता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लॉग्स में कुछ वीडियो कंटेंट भी शामिल होता है, कि वीडियोस भी इसमें ऐड की जा सकती है। ठीक है ना। तो उनको उस सूरत में हम लोग कहते हैं वीलॉग या वेब ब्लॉग। ये यानी कि अगर वीडियो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल वीडियो फॉर्मेट में डाल रहे होते हैं। ठीक है ना। जैसे अब हमारा है तो अब हम लोग ये यूट्यूब के ऊपर मुसलसल ये वीडियोस जो बनाते हैं और ये डालते हैं, तो ये जो है ये वेब वीडियो लॉग है, तो वीलॉग। तो बेसिकली अगर हमें ये कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो हम व्लॉगर हैं। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मेरा पर्पज़ एजुकेशनल है, किसी का एंटरटेनमेंट हो सकता है, कोई आदमी ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए जा सकता है, तो इस तरह से ये व्लॉगर जो है ना, व्लॉगर उसको कहते हैं जो वीडियो लॉग। बाकी बहुत सारे लोग आपको पता है टिकटॉक पे भी काम कर रहे हैं और दूसरे फोरम्स पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ट्रैवल की और फूड की और मुख्तलिफ चीज़ों की वीडियोस डाल रहे हैं, तो वो सब लोग जो है ना व्लॉगर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असल में देखिए तफसील में जाने से पहले हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं। देखिए बेसिक्स क्या है कि जब फंडामेंटल्स ऑफ कॉपी राइटिंग का ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बात है कि देखिए एक कॉपी अगर लिखी जाएगी तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरह का ऑडियंस को सर्व करे, ऐसी नहीं होती कॉपी कोई भी। तो मोस्टली आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए एक ऐसी कॉपी लिखनी चाहिए ताकि जो उसके टारगेट ऑडियंस है उस तक पैगाम पहुँचे। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई अगर आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो लोग हैं जिनके मतलब 5-6 साल के बच्चे हैं। आप, और हो ये रहा है कि आप बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप असल में पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी सर्विस जो है ना वो किस टाइप की है और क्या क्या आप सर्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट का ऑडियंस कौन है, जिनको कि हमें ये सब चीज़ें बतानी है। तो उसी हिसाब से आपकी कॉपी जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए ऑब्वियसली ज़रूरत होती है कि रिसर्च करें, सब चीज़ें जानें। रिसर्च में क्या क्या चीज़ शामिल हो जाती है, उसमें ये हो जाता है कि भाई एक तो सबसे पहली बात है कि टारगेट ऑडियंस कौन है हमारी। ठीक है ना। और वो टारगेट ऑडियंस पे के कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है, और हमारे अलावा और कौन कौन ये वाला काम कर रहा है, और वो वाले जो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट सर्विस को हाईलाइट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको नेट पे जाके अपनी प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में एक दफ़ा जो है उसको वो करना पड़ेगा, सर्च या रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आप बेसिकली कॉपी लिख रहे हैं सेलिंग पर्पज़ के लिए, कि जो आप जो कॉपी लिख रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है कि चीज़ें सेल कर सकें आप। तो जब आप चीज़ें सेल कर सकें तो इसका मतलब ये है कि आपको सेलिंग के फंडामेंटल्स भी पता होने चाहिए कि क्या फंडामेंटल्स ऑफ रूल्स ऑफ सेलिंग होते हैं। वो 3 बेसिक रूल हैं, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर प्रोडक्ट होती है उसके कुछ फ़ीचर्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती है उसकी, और उन खसूसियात की वजह से जो बायर होता है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। ठीक है ना। मसलन अगर आप छोटी गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो लेस फ्यूल कंजम्पशन वाली कार है, लेकिन आप अगर बहुत बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें फिर आप उसकी बेनिफिट में लग्जरी को शामिल कर सकते हैं, कंफर्ट को शामिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो हाईलाइट होने चाहिए आपकी कॉपी में वो प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो है वो आपने हाईलाइट करने हैं जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो। ठीक है ना। और
इसके अलावा यू हैव टू स्टार्ट विद अ बैंक। बैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई ऐसा जुमला आपने बोलना है शुरू में, ऐसी चीज़ें हेडलाइन लगानी है जिससे लोग एकदम आपके आपका ये जो फ्लायर है, ये जो कॉपी है, इसको पढ़ने की तरफ राग़िब हो जाए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। वो बेसिकली उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके रीडर्स को क्या कर लेते हैं, हुक कर लेते हैं। वो हुकिंग सेंटेंस होते हैं कि वो आपके रीडर्स के साथ हुकअप हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा एक फ़ीचर देना चाहिए बीच में कि जिससे कि सारी एकदम से वो बंदा जो है आपका पूरा आगे के हिस्से पर, तो आपकी हेडलाइन बड़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कहने का मकसद ये है। इसके अलावा यूज़ क्लियर पर्सनल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो है ना ऐसी होनी चाहिए हमेशा कि जो इंटरपर्सनली इफ़ेक्टिव हो। यानी इसके अंदर हम बहुत ही हार्ड ग्रामर वाले लफ्ज़ या अच्छे इंग्लिश के लफ्ज़ या उर्दू के बड़े सकील अल्फाज हम नहीं लिखते। इसमें सिंपल आसान लफ्ज़ लिखते हैं ताकि आम आदमी तक पैगाम आसानी से पहुँचे, ठीक है ना। तो क्लियर कट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद आखिर में अपना ये कॉपी क्लोज़ करने से पहले कॉल टू एक्शन देना चाहिए। कॉल टू एक्शन मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि कॉल टू एक्शन यानी कि वो पर्पज़ होता है जो आप अपनी इस कॉपी से हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इस आपकी राइटिंग का हासिल होता है। कॉल नाउ फॉर डिटेल जैसे लिखा होता है आखिर में, कॉल नाउ फॉर डिटेल, या इफ़ कॉल नाउ टू, जैसे मैं अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है कि कॉल नाउ टू गेट योर 30% डिस्काउंट, या भी आप कॉल करें 30% डिस्काउंट फ़ौरन ले लें आप, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिससे कि आप कस्टमर को चार्ज दे रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया था उसमें कुरान ऑनलाइन कुरान वाले में था कि उसमें कॉल टू एक्शन इस तरह का था कि जैसे कॉल नाउ टू गेट या बुक नाउ फॉर 3 फ्री सेशंस, 3 फ्री सेशंस आप लेके देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई आपका बच्चा हमसे जब पढ़ेगा तो हम उसको किस तरह पढ़ाएंगे। तो कॉल फॉर या कॉन्टेक्ट अस फॉर द 3 फ्री सेशंस, 2 या 3 फ्री सेशन हम आपको देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं जब किसी कॉपी में होती है तो वो क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉल टू एक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। तो ये अजीब सी बातें जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कुछ लोग एग्री करें नहीं करें, लेकिन ये रिसर्च ने साबित कर दिया है कि पीपल, जब भी आप किसी को जैसे सेल्समैन है, लोग चिढ़ते हैं। मसलन अगर कोई सेल्समैन चला जाए इंश्योरेंस का या किसी और चीज़ का सेल्समैन चला जाए और जाके कोशिश करे, पहले ज़मानों में होता था ऐसा कि लोग ख़रीद लेते थे, लेकिन अब जो है लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई सेल्समैन आए और हमें कुछ बेचने की कोशिश करे। इस आइडिया को लोग लाइक नहीं करते बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपने जो भी तरीक़ाकार अपना अपनाना है वो इस तरह अपनाना है, ये मैं आगे चल के और अगले लेसन्स में आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा तरीक़ाकार आपने इस्तेमाल करना है जिससे कि यानी कि लोगों को ये महसूस ना हो कि आप सेल्स कर रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं। यानी मेरे लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो हम उनको ये चीज़ बताएं कि हम जो है ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली इस तरह उनको नज़र आना चाहिए। ये चीज़ जो है वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कोई आए और हमें सेल करे, ठीक है ना। और ये दूसरी बात है, ये भी बड़ी मतलब बहुत लोग इसको हो सकता है कि नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन बात ये भी सच है कि लोग जो है ना वो जो चीज़ें ख़रीदते हैं उसमें रीज़न का कम होता है, कि रीजनिंग कम होती है, लेकिन इमोशनली वो बहुत ज़्यादा, यानी जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं उसमें हमारे इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यार वो ब्लू रंग पसंद आ गया, बस वो लेना है, इसलिए हमने उसको ब्लू रंग की वजह से ले लिया है। वो हमारा इमोशन होता है, उसमें रीजनिंग नहीं होती कि वेदर आई शुड टेक इट और नॉट टेक इट। उसमें इमोशन, ये बाकायदा बड़ी कंपनियों ने बड़ी रिसर्च की है कि लोग अपने इमोशंस, यानी वो या तो अपना रिलेशनशिप में अपने आप को लोगों में बताना चाह रहे होते हैं कि भाई मैं आई एम वेरी गुड इन दिस, इसलिए अपना स्टेटस दिखाने के लिए ख़रीद रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है ना। या अपनी किसी चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इन सब, या किसी को गिफ्ट देने के लिए ख़रीद रहे होते हैं। तो ज़्यादातर परचेजिंग में इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रीजनिंग से ज़्यादा। अच्छा, तीसरी जो मेन फंडामेंटल है वो ये है कि जब लोग सामान ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद वो ख़रीदते तो इमोशनल बेसिस के ऊपर, क्योंकि वी गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस प्रोडक्ट और सर्विस और वट एवर।
लेकिन बाद में क्या करते हैं कि उसको अपनी उस डिसीजन को एक लॉजिकल रीज़न देने की कोशिश करते हैं। तो यानी अगर आपने किसी को कुछ बेच दिया है तो उसको ये भी पता चलना चाहिए कि बिकने के बाद कि यार हमने उसको लॉजिक भी दे दिए ताकि वो ये लॉजिक जो है वो उसको इस्तेमाल करे। तो मुझे एक वो याद आ गया 50-50 का पुराना कि वो उसके साथ पुराने कपड़ों के साथ लेटर भी देते थे वो लोग। तो वो इस तरह की चीज़ है कि हमें भी कुछ रीज़न उनको देनी पड़ेगी ताकि वो ये रीज़न आगे बता सकें अपने दूसरे लोगों को, यार मैंने इसलिए ख़रीदी ये चीज़। हालांकि ये नेचुरल बात है कि ख़रीदी सबने अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए होगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे कॉपी राइटर्स हैं जो कि बहुत मशहूर हुए, उन्होंने किताबें लिखी हुई है और उसका बड़ा इफ़ेक्ट है इन लोगों का। तो ये डेविड ऑग्लिवी जो एक बंदा है, ये बड़ी इसने ये सबसे पहले इसने ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की और इसको फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहलाते थे। तो इसकी बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ हैं जो कि अभी भी लोग पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लियो बुर्नाट है। तो बहुत सारे ये नाम हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन नामों को जाग कर और तफसील से जो है ना इनके बारे में इनकी बुक्स वगैरह देखना चाहें तो मैंने कुछ नाम आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए दिए इस वीडियो में, ठीक है ना। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कि ये जो जो सबसे बेस्ट डेविड ओगली है, जो आ, जिसका सबसे ज़्यादा उसको समझा आता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट कॉपी राइटिंग करता है। तो इसकी कुछ कोट्स हैं, तो उस कोट से हमें कुछ पता चलता है कि यार किस तरह की कॉपी राइटिंग का क्या मतलब होता है। तो उसने कहा था बेस्ट आइडियाज़ कम एज जोक्स, यानी एक लाइटर मोड में की हुई बात है ना, वो ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड जैसे वो उसके अंदर कुछ कोशिश की जाती है कि कुछ फ़नी उनसर डाला जाए, कुछ लाइटर नोट पे चीज़ें रखी जाएँ, क्योंकि फंडामेंटल्स वही है कि लोग ये पसंद नहीं करते कि कोई हमें बेचे कोई चीज़, तो उसको एक फ़नी सा रंग भी दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट आइडियाज़ जो होते हैं सेल्स के, वो एक लाइटर मोड पे जनरेट होता है, यानी उनके लिए कॉपी ऐसी लिखनी चाहिए ताकि लाइटर नोट के ऊपर वो कॉपी चली जाए, ताकि लोग उसको ज़्यादा देखें और उसको ज़्यादा पढ़ें और उनके माइंड में हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात चली जाए। दूसरा ये था कि एक और बात भी उसने लिखी कि जो जो आप कॉपी लिखते हैं या एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो कहता था कि आपने कंटिन्यूसली टेस्ट करते रहना चाहिए, डिफरेंट कॉपीज़ लिख के टेस्ट करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट के सर्विस में मुसलसल इम्प्रूवमेंट आती जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई एक कॉपी अगर आपने किसी चीज़ के बारे में लिख ली है तो वो एक फाइनल कॉपी नहीं होती, हमेशा उसके अंदर भी वेरिएशंस आ सकती है और चीज़ें जो आप देख सकते हैं वो लिखें। तो कॉपी का ये लिखने का तरीकाकार यही होता है कि भाई आप बहुत एक डिटेल लिख लें और उसमें से बेस्ट पार्ट चूज़ कर लें। यानी अगर आपने 20-25 अच्छे सेंटेंसेस लिखे तो उसमें से 2 या 3 सेंटेंसेस को अलग करें, हेडलाइंस को अलग करें, सब हेडलाइंस को अलग करें। तो ये कॉपी इस तरह जनरेट होती है, तो इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ता है। और एक इसकी बड़ी ये भी इम्पोर्टेंट सही है कि भाई कि अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्रिएटिव नहीं है, यानी आपने जो भी कॉपीज़ अपनी लिखी है अगर वो सेल नहीं कर पा रही तो इसका मतलब आपने क्रिएटिव राइटिंग नहीं की, कोई ऐसी चीज़ के बारे में थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरे या उसको आपने अच्छी तरह जनरेट नहीं किया, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताया है कि हेडलाइन इज़ द टिकट ऑफ द बीट। क्या मतलब है कि हेडलाइन ही वो चीज़ होती है जिसको पढ़ के जो रीडर है वो आपके साथ इन्वॉल्व होता है और फिर उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज के बारे में जो है वो कंसिडर करना शुरू करता है। तो सबसे पहले हेडलाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो रीडर्स को हुक कर ले फ़ौरन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो हमारा माशाल्लाह आज का ओवरऑल ये सेशन, ये आज के जो टॉपिक्स थे जो मैंने सोचे थे आपको बताने के लिए, एक सेकंड।